आप तो बहादुर हैं। हैप्पी हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम। पेट पर खाना नहीं मिलता था। एक सप्ताह पड़ोसियों ने मुझे खाना खिलाया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 51,592 की इनकम की। और तालियों के साथ मैं अपने उस रॉयल्टी अचीवर महिला को इनवाइट करती हूँ जो एक सपना होता है आरसीएम बिजनेस में आने का। तो आइए, हैप्पी हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम आरती मैम। हैप्पी हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम। बोले आवाज जाएगी नहीं आ रहा हैप्पी है। हैप्पी बोले वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत मोस्ट वेलकम मैम। धन्यवाद। तो आई हूँ इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सीनियर अफसर हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया, हमें यहाँ ले आया ताकि हम लोग इस काबिल में सीख कर और हम 1 PM में भी जा सके। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें हम पहला नाम लेना चाहेंगे पूजा मैम का, जो पूजा मौर्य जी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके टीम से हूँ। तो आज अगर मुझे आप लोग के बीच में एक मौका मिला बोलने का, बताने का, सुनने का, तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो पूजा मौर्य जी को जाता है। मैं चाहूंगी एक बार उनके लिए एक शानदार ताली। नाम जैसा कि मैम ने बताया, नाम आरती मौर्य, और बनारस से ही हैं। और सीख रहे हैं, सीखते हुए सिस्टम को 2 से 2.5 साल हो गया है। और अभी इसी पिछले मंथ ही हमने स्टार गोल्ड का पिन अचीव किया। तो कहीं ना कहीं एक सपना था इस इंडस्ट्री में आने का और अपने सपने को अचीव करने का। तो ये सब सारा श्रेय, सारा आशीर्वाद आकर यहाँ मिला जी। और कहीं ना कहीं सब चीजें जो हैं एक सिस्टम की पावर है, जो ताकत की पावर है, वहां से ही मुझे मिली। और कहीं ना कहीं सब जो चीजें हैं एक ऊपर वाले की मर्जी होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है जो हमें प्राप्त होता है। तो मैं परिचय में बता दूं, मैं हम लोग 5 बहनें हैं, भाई नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत ज्यादा कमी थी। अ, पूजा मौर्य भी हैं और मेरा नाम आरती मौर्य है। और हमसे भी छोटी 3 बहनें हैं। 5 बहनों को लेकर एक पिता के सामने जो जिल्लत आती है, जो जिंदगी में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिन हम लोग का जीवन रहा है। और इस जीवन में जो कठिनाइयां आई, मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे सामने चैलेंज आता है, कठिनाइयां आते हैं, तो हम धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। जब मैं पैदा हुई तो कहीं ना कहीं हमारा जो खानदान में था ना, बेटे की बड़ी चाहत थी। मैम, क्या मेरी आवाज जा रही है? प्लीज मैम, परफेक्ट। हेल्प। जक बिल्कुल परफेक्ट, झकास आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो जब मैं पैदा हुई, मैं सबसे बड़ी थी। कहीं ना कहीं माता पिता की आंखों में एक सपने थे कि बेटा पैदा होगा, बट नसीब में जो लिखा है वो जरूर मिलता है। मैं बेटी पैदा हुई। और कहते हैं कि आज मेरी उम्र 36-38 साल हो चुकी है। तो 38 साल जो पहले जो सोच थी लोगों की, तो चाह बेटी होती थी, कहीं ना कहीं ये चीज माता पिता को भी खा रही थी। मेरे बाद पूजा पैदा हुई। और फिर दूसरा कहर माता पिता के ऊपर टूट गया। काफी उनको जो है जलित मतलब किया गया, उनको काफी अपमान किया गया, समाज से, परिवार से। बहुत कुछ उन हम लोगों को लेकर झेला, क्योंकि उन लोग की नजर में बेटियों का कोई स्थान नहीं था। तो जब मैं 1.5-2 साल की थी और पूजा जो थी 3-4 दिन की थी, और माता पिता घर से लेकर निकल गया हम लोगों को, क्योंकि जिसके पास बेटियां होती हैं उनको वो समझा जाने लगा। और फिर उसके बाद दूध के पैसे, बहुत सारी चीज मतलब प्रॉब्लम शेयर करना पड़ा पापा मम्मी को। और दूध तो मिला ही नहीं, बगल में चीनी और पानी भर भर के हम लोगों का जीवन गुजारा हुआ। इस तरह मेरे माता पिता ने हम लोगों को बड़ा किया, बड़ा किया। और ये चीज हम बराबर सुनते आए, काश बेटा होता, काश बेटा होता। हम लोगों की चीजें में ये शब्द बार बार घाव करता रहा कि यार हम लोग बेटियां हैं, इतना बुरा है, क्या बेटियां कुछ नहीं कर सकती? लेकिन वैसा एनवायरनमेंट नहीं था, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था हम लोगों के पास। कहीं ना कहीं एक चाहत थी कुछ करने की। फिर जब जर्नी शुरू हुई, हम लोगों के पापा मम्मी हम लोग को घर से बाहर लेके निकल गए। रोड पर किसी तरह रहते रात बिताई। और पानी बरसात का भी दिखा, बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों ने। हम लोगों को किसी तरह जिलाया खिलाया। और उसके बाद भाई का इंतजार करते करते हम लोग 5 बहन हो गए। भाई नसीब में नहीं था तो नहीं मिला। और उसके बाद मैं सबसे बड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक चीजें थी कि 5 बेटियां हैं, कैसे पार लगाओगे, कैसे पार लगाओगे? रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में कर दी। मैं 11th क्लास में थी तभी मेरी शादी हो चुकी थी। और 12th की परीक्षा देने के विदाई भी हो गया। और पढ़ने में बहुत माहिर थे, पढ़ने की बहुत ललक थी, बहुत शौक था। लेकिन घर की जिम्मेदारियां और परिस्थितियां पढ़ने को अलाउ नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं माता पिता जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई।
इंटर के बाद जब मेरी शादी हुई, जब मैं ससुराल गई, ससुर जी को मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एजुकेशन देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बातचीत करने की शैली थोड़ा सा परिवार में अलग थी। मैं सबसे छोटी बहू थी, उनको शौक था कि इसको और पढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने इंटर में उस समय 78% मार्क्स लाए थे, 76% में मार्क्स लाई थी। तो उनको था कि उनको कुछ मेरे से सपने और उम्मीदें दिख रही थी मेरे ससुर जी को। तो उन्होंने कहा कि इसको और पढ़ाया जाए। फिर उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन कराया। लेकिन एक कहावत कही गई है समाज की कि औरतें ही औरतों का पैर खींचती हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। और जब मैंने इस चीज को महसूस किया, जब मैं पढ़ने बैठती थी तो पेपर, जेठानी लोग जो थी बहुत कमेंट करती थी, फर्स्ट टांग गिराएंगी, ये पढ़ाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, चूल्हा चौका हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही गांव में हो गई है, जहाँ पर मैंने कभी चूल्हे का मुंह नहीं देखा, फिर भी मैं 18 साल चूल्हे पे ही खाना बनाई। माता पिता घर बहुत लाडो से पली थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद सारा चीज निकल गया। बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि पति जो है कमाते नहीं थे, कहीं ना कहीं चार में बहुत छोटे थे, तो होता था कि इसको कमाने की क्या जरूरत है, सभी भाई देख लेंगे। बट जब इंसान की शादी होती है तो जिम्मेदारियां उसके पास बढ़ जाती हैं। जब मैं कुछ खर्चे मांगती थी तो बराबर ताने मिलते थे कि मैं कहाँ से ला के दूं, मैं तो नहीं कमाता हूँ, तुम जाओ किसी और से मांगो। मैं किससे मांगने जाऊं? ससुर जी से मांगती थी तो वो बोलते थे कि तू अपने पति से कहो। बहुत मतलब लाइफ बहुत कश्मकश चल रही थी। उसी बीच 5 साल झेलते झेलते हो गया, बीच में बहुत टकरार हुआ, बहुत कुछ चीजें हुई। और उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सूर्यांश है। और आज के डेट में वो 16 साल का हो चुका है। जब वो पैदा हुआ तो खर्चे और बढ़ गए, और दवाइयों के खर्चे बढ़ गए। दिक्कत कि बेटा निमोनिया हो गया, बार बार बीमार होता था। तो जब भी दवाई की बात आती थी तो लोग एक दूसरे को ताकते थे, उसको हॉस्पिटल ले जाना होता था। तो और देर रात तक ठंड में मुझे काम करना ही होता था, जिससे मैं बच्चे का केयर नहीं कर पाती थी। बच्चा पेशाब में रहे या लैट्रिन में रहे, और 4 घंटे हैं, जब मैं खाली हो जाऊंगी तभी मैं उसको देखूंगी। कहीं ना कहीं ये पुराने परिवार की सोच ऐसी होती थी, कोई छूता नहीं था बच्चे को। और बेटा धीरे धीरे 8-10 साल का हो गया, फिर भी मम्मी के सहारे, पापा के सहारे हर महीने का खर्च ये लोग मुझे देते थे, पापा मम्मी, हर चीज, दवाई खर्चा, कपड़ा, सब। बट मुझे एक चीज कहीं ना कहीं खाती थी कि मेरी जीवन ऐसा कब तक चलेगा। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह का राज था, और मुझे याद है मुझे 20,000 रुपए मिले थे। जैसे अभी के बच्चों को मोबाइल मिला है, उसमें मुझे 20,000 रुपए मिले थे। तो मुझे आके यार मेरे में कुछ है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो परिवार था ना, तो गोबर उठाने के लिए और खेत में फसल काटने के लिए बहुत मतलब डिस्टर्बिंग होती थी। मैं ना करूँ तो बहुत कमेंट होते थे। और परिवार काफी लंबा था, मैं छोटी थी, 4 देवरानी 4 जेठानी, तो मिला जुला के 20-25 फैमिली मेरी होती थी। इतने लोग का खाना बनाने के बावजूद, बर्तन धोने के बावजूद, अपने लिए समय बहुत कम निकलता था कि मैं कुछ और कर सकूं। रो के हार के मैं उस घर में ही काम करना शुरू की। हम लोग मोरिया में रहते हैं, हमारी खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गेहूं काटना, धान काटना, अरहर काटना, गन्ना का छिलाई, मतलब पूरा A to Z हम लोग के घर पे ये काम होता था। और जब मैं करती थी तो मैं बहुत रोती थी कि भगवान मेरी किस्मत कहाँ ला दिए, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। सर पे जब गोबर उठा के मैं चलती थी तो मेरी जेठानी लोग हंसती थी, क्योंकि वहां पर ये भी रिवाज नहीं था, जैसे साड़ी हम पहनते हैं तो उल्टा पल्ला वहां पे नहीं लिया जाता था। वहां पे बिल्कुल गांव गंवार जैसा साड़ी पहनते हैं। मुझ पे कमेंट होता था कि उल्टा पल्ला झाड़ के जा रही हो मैडम, कब तक तुमको गोबर जीवन भर फेंकना है। बहुत सारे मेरे पे कमेंट होते थे, और मैं घर में आकर के मैं रोना शुरू कर देती थी कि अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता था कि अब मेरा जीवन नर्क हो चुका है, इस जीवन में नहीं रहना है। कई बार सिचुएशन ऐसा आया, लगे अब नहीं, अब सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। लेकिन उसी बीच में मेरा दूसरा बच्चा मेरे पेट में आ गया, और कहीं ना कहीं ये दो बच्चे मेरी जंजीर बन गए, मुझे जीने के लिए मजबूर कर गए। और फिर मैं आरती पानी पी लो थोड़ा सा। पानी पी लो थोड़ा सा। शांत। आप तो बहादुर हैं। सॉरी मैम,
बट इन दोनों बच्चों ने मुझे अपना जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने फिर से एक उड़ान भरी और मैंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। और मैं मेरा बेटा उस समय छोटा वाला जो था 2 साल का था और मैं उसको लेके घर से निकल गई, क्योंकि घर की स्थिति थी कि कहीं ना कहीं मैं या तो मैं इसमें से दफन हो जाऊं या मैं इससे बाहर निकल जाऊं। मेरे पास दो ही सिचुएशन था, उसके बाद कुछ भी नहीं था मेरे पास। और फिर मैं बच्चों के गोद में लेकर मैं घर से निकल गई और घर से निकलने के बाद अता पता नहीं था कि क्या करूंगी कैसे करूंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी खिलाऊंगी। बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन कि अपना मकान था बनारस में, पापा ने बनाकर छोड़ा हुआ था। तो पापा ने कहा था कि बेटा तुझे जब भी लगे कि नहीं मुझे बाहर जाना है तो तू यहाँ आ सकती है। उसकी चाबी मेरे पास थी और मैं दो बच्चों को लेकर मैं वहां चली गई। एक सप्ताह पड़ोसियों ने मुझे खाना खिलाया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे बच्चों को दूध से लेके खाना तक उन लोगों ने देखा। उसके बाद मुझे कि यार ऐसे कटेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। क्योंकि ससुराल की जो लाइफ थी ना बहुत कष्टदायक थी, दाल के लिए सब्जी के लिए हर चीज के लिए झगड़े होते थे, बच्चों को पेट पर खाना नहीं मिलता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि जब मैं 20 से 25 लोग को मैं खाना बनाकर खिला सकती हूँ, मैं बर्तन धुल सकती हूँ, मैं खेत के काम कर सकती हूँ, तो मैं बाहर निकल कर अगर मैं 4 घर घर जाकर अगर मैं बर्तन भी धुल लूंगी ना तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जिला खिला सकती हूँ। अगर एक घर से मुझे 2,000 भी मिलेगा ना तो मैं 8,000 में मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। ये मेरे अंदर चलता था। पति से कहती थी, वो हर चीजों में मुंह मोड़ लेते थे क्योंकि उनके पास कमाई तो थी नहीं, तो मेरा साथ देंगे कहाँ से। और ये स्ट्रगल भरी लाइफ को मुझे झेलना था। फिर जब मैं आई तो मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाने का शौक बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। मुझे लगा था कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। मुझे मैं पढ़ाई का रास्ता इसलिए खोजी क्योंकि मुझे समझ में आया कि पढ़ाई में सम्मान बहुत मिलता है। मैं सम्मान की बहुत भूखी हूँ, मुझे सम्मान पसंद है, तो इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उसमें भी सफलता नहीं मिली। क्योंकि आप 1 महीने 2 महीने पढ़ाएंगे तब जाकर आपको कहीं ना कहीं 1 महीने मिलेगा, लेकिन तो मैं तो घर से निकलूँ मुझे तो खाने के लिए रोज चाहिए। एक सप्ताह बाद पापा मम्मी जो भी बन पड़ा उन लोगों से गाड़ी से सामान लेकर बर्तन अन्न राशन सब लेकर मेरे पास पहुंचे और सपोर्ट किया। फिर मैं सिलाई का हाथ हुनर भी था मेरे अंदर। फिर मैं पायल था मेरे पैर का, मैंने पायल को बेच के मैंने सिलाई मशीन लिया और मैं सिलाई करना शुरू कर दी। सिलाई भी मैंने किया, लेकिन सिलाई करने में भी काफी तकलीफ थी। दिन भर चलाते चलाते पैरों में सूजन हो जाती थी, आंखों की रोशनी डाउन होने लगी। तो मेंटली लाइफ में इतना ससुराल से कि मुझे माइग्रेन हो गया था, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे पागल कहते थे कि पागल हो चुकी है ये हमेशा इसके सर में दर्द होता है, पागलों के सर में दर्द होता है। क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोती थी, उनकी दिन भर की जो जिल्लतें होती थी ना सास के पति के, तो रातों में मेरे कानों में गूंजता था, इसलिए मुझे दर्द मैं सो नहीं पाती थी। तो मुझे माइग्रेन हो गया था। उसके बाद जब मैं सिलाई करी तो माइग्रेन मेरा तेजी से और उभर गया। फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद गले का चैन था जो मेरे पापा ने मुझे दिया हुआ था, उस गले के चैन को मैंने बेचकर सोनार के पास फिर मैंने पार्लर डाला, क्योंकि पार्लर में 15 साल पहले का सीखी थी। और मैं अपने ससुर से बोली भी कि पिताजी मुझे पार्लर खुलवा दो, मेरे हाथ में 2 पैसे की अर्निंग रहेगी तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। लेकिन उनकी भी सोच औरतों ने बदल डाली थी कि घर की औरतें कमाने नहीं जाती, तुम कमाओगे तो खर्चा चलेगा, तुमको नहीं मिल रहा है, इस तरह उस तरह बातें करके फिर मैं जीऊंगा तो ऐसा नहीं होने दूंगा। बहुत सारा चीज मेरे सामने आया तो फिर मैंने उनसे कहना छोड़ दिया। फिर मैं निकल आई, उसके बाद मैंने गले का चैन बेचकर मैंने पार्लर डाला, पार्लर चलाने लगी। लेकिन उसी बीच में जब मैं माइग्रेन से परेशान थी तो मुझे किसी ने पंचतुलसी का ड्राप दिया। और हमारे घर में जो आरसीएम बिजनेस है ये 2007 से पापा ने किया था, लेकिन बीच में वो स्थायी हो गए थे। और बहन कर रही थी, पूजा मौर्य कर रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि अरे यार उसकी तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं, मैं अकेले 2 छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, ये मेरे बस का नहीं है। और मुझे बहुत प्रेशर डालती रही, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनी। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है कि लोग अपनों की बातें नहीं सुनते हैं, वही मैंने भी किया। मैं पूजा की कोई बात नहीं सुनी। मैंने बहुत कहा कि यार मेरी बहन मुझसे नहीं होगा, इसमें बहुत झूठ 3 5 बोलना होता है, वो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी, क्योंकि मैं इतना
मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन में रहती थी। मुझे किसी की बातें ना अच्छी लगती थी, ना मैं किसी को सुनती थी, ना मैं अपना बोलती थी। मैं बहुत चुपचाप और शांत रहने वाली लड़की थी। सभी उबाल से मन में ही रहते थे, बाहर में नहीं निकालती थी। इसलिए मुझे लगा कि आरसी मेरे बस का काम नहीं है। पूजा तो कर लेती है, पूजा तो हंसती बोलती है, हस्बैंड साथ में, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कर लेते हैं। मैं तो अकेले हूँ। मैं 2 साल का बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी? और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बैकअप सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए आपका, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद जब मैं इसमें आई, तो जब पंच तुलसी का ड्राप मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे काफी रिलीफ मिला। सर दर्द में मुझे रिलीफ मिला, मुझे अच्छा लगा। फिर उसने बताया, पूजा ने एक चीज कहा जो मेरे दिल को बहुत छुई। उन्होंने कहा कि आप घर छोड़ के आए हो, 2 बच्चों को लेके आए हो, आप आज पार्लर में काम कर रहे हो, अगर आपके हाथ में कैंची लग जाए, कट जाए, आप बीमार हो जाओ, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये चीज मुझे बहुत टच किया। कहीं ना कहीं ये हकीकत था कि मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जीवन में माँ और पिता दोनों का रोल अदा कर रही हूँ। आज भी हस्बैंड को नहीं पता मेरा बच्चा मुझे 5 साल घर छोड़े हो गया है। मेरा बेटा 10th क्लास में है, और किस क्लास में पढ़ता है, उसका कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कब उसकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, कब उसका फीस जमा हुआ नहीं हुआ। 1 साल से मैं छोटे बेटे को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ। उसके पैर में जहर बात का फोड़ा हो गया था, बट उसके पापा को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में। उनको लगता है कि कमाने गई तो कमा ले, देखते हैं क्या कर लेती है। और इस चैलेंज को मुझे तोड़ना था, कहीं ना कहीं मुझे तोड़ना था। मुझे था कि नहीं, मैं औरत हूं तो क्या, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं आपका चूल्हा चौका कर सकती हूँ, अगर मैं घर गृहस्थी का निर्माण कर सकती हूँ, तो मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ। यह मैंने अपने अंदर विल पावर भरा, और फिर मैं पूजा की बातों को सुनकर मैं बिजनेस में आई। और उसके बाद पापा ने मार्गदर्शन किया। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना की मैं मेंबर भी हूँ, उत्तर प्रदेश की पहली न्यूट्रीचार्ज की वीरांगना हूँ। और इस जो है सिस्टम का बहुत बड़ा श्रेय मैं मनीषा मैम को भी देती हूँ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ बोलने लायक हुई हूँ, क्या है, मनीषा मैम का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, हिम्मत दिया, और बातचीत करने का तरीका बताया कि आज मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रही हूँ। इस सिस्टम में आई और धीरे धीरे इस बिजनेस में शुरुआत किया। चैलेंज तो इतना आया कि पूछिए मत, क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुदरती चैलेंज बहुत आते हैं। परिवार का चैलेंज द्वारा तो मैं झेल झाल के छोड़ छाड़ के मैं चली आई, लेकिन भगवान ने भी बहुत चैलेंज लिया मेरे साथ। लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, 2-3 साल, और 1 साल मैं बहुत परेशान रही, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी। कोरोना में मैं इसलिए खुश थी क्योंकि पार्लर में चलाती थी, तो घर में मुझे सर्विस मिल जाती थी। तो कोरोना मेरा आराम से निकल गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं करना शुरू की। मैंने न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में भी अपना स्थान किया, और 2 बार मैं गोवा जा चुकी हूँ। सपना था अच्छे घर में रहना, अच्छे घर में था। मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में गोवा में मैं घुमा चुकी हूँ, खिला चुकी हूँ, पिला चुकी हूँ। बच्चे मेरे बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि माँ आपके वजह से हम लोगों ने ये दुनिया भी देखी। तो कहीं ना कहीं जो इस सिस्टम की पावर है, मैं कहना चाहूंगी आप सभी से, मैं जितनी बहनें सुन रही हैं, इस सिस्टम में आना बहुत आसान है, इस सिस्टम से जाना भी आसान है, बट टिके रहना मेरी बहन बहुत कठिन काम है। और जो टिक गया वो जीत गया। और मैं भी 2.5-3 साल से मैं टिक गई, और टिकने का नतीजा ये रहा कि मैंने इस मार्च में 51,592 की इनकम की, जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं इस काबिल बनूं। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज वही ससुराल चाहते हैं कि कब बहू आए, कब 1 दिन 2 दिन रह ले, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ उनको। 1 साल पहले जेठानी की लड़की की शादी हुई थी, और उन लोगों ने मुझे पूरे परिवार ने बहुत बुलाया। मेरे रूम पे 50 बार आए, क्या अब चलो घर, अब चलो घर। तो बेटा बोला कि नहीं माँ, आप बहुत जलील हुई हैं, आप ऐसे घर नहीं जाएंगी, आपको सम्मान दिलवाने का मेरा अधिकार बनता है, कि बेटा बड़ा हो चुका है। और जिस दिन बारात आने वाली थी, उसके 1 दिन मैं पहले गई, और बेटा बोला कि मैंने स्कूटी भी परचेज किया है। और मैं थैंक्स टू आरसीएम करना चाहूंगी कि मैं घर से पैदल निकली थी अपने बच्चों को लेकर, और मैं 1,20,000 की मैं स्कूटी लेकर अपने जब ससुराल पहुंची, तो रिश्तेदारों ने एक तरफ मेरे बार उठा कर देखा। और मैं रात में पहुंची क्योंकि सारे गेस्ट आ चुके थे, तो सभी ने देखा, मेरे ससुर जी की आंखें नीचे थी, और मुझे बड़ी खुशी थी। मैं इतना खुश थी, मैं क्या बताऊं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं जीत का परचम लहरा रही हूँ। तो मैंने ससुर जी का पैर छुआ, जो मिठाई का डब्बा उनको हाथ में पकड़ाया, और जब मैं घर में गई, मेरी जेठानियां इतनी खुशी से मेरे से मिली, इतनी खुशी से मिली कि मैं क्या बताऊं। जैसे लगा था कि नहीं, घर में बाहर आ गया, घर में रौनक आ गया। और मैं सबकी कुछ न कुछ मैं लेकर गई थी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज नहीं था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इनके साथ ऐसा करूंगी। मैं हर जो जो गिफ्ट मेरे पास था, पाला चाहिए तो मैं किसी के लिए
कंगन चूड़ी जो भी मेरे समझ में आया मैं सबके लिए मैं गिफ्ट लेकर गई थी। तभी बहुत खुश, शादी अच्छे से बीती, फिर मैं वापस आ गई। लेकिन कहा जाता है कि नेचर वैसा ही लोग होता है, इंसान का नेचर और सिग्नेचर भी चेंज नहीं होता। तो वैसा ही भैया मेरे साथ किया जैसा वो पहले करते थे। फिर वो उसी मोड़ पे आ गए, क्योंकि शादी थी तो कह के मैं पार्लर वाली थी, मेरी जरूरत थी, तो उन लोगों ने मेरे को पूछा। उसके बाद फिर उन लोगों ने वही किया। कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी में वापस। अब मुझे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यही करना है कि मेरे दोनों बेटे खड़ा होकर मुझे बोले कि नहीं, मुझे अपनी माँ जैसा बनना है और मुझे यही काम करना है। तो कहीं ना कहीं हम एक आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, एक छोटी सी लाइन, कि बेटी जब उठ खड़ी होती है समझो जीत बड़ी होती है। एक नारी कब किसका आसरा और एहसान लेती है, वह सब कुछ कर लेती है जब वो ठान लेती है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती रही, बहुत मोटिवेट करती रही। और बच्चों की जिम्मेदारियां और एक सपना, सपना बहुत सारा था। माता पिता है, भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो एक ने एक चाहत थी कि अरे यार मैं इस काबिल तो बन जाऊं, कभी पापा बीमार हो तो उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, कभी मम्मी बीमार हो तो उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, भाई तो है नहीं कि भाभी तो है नहीं, जो है तो सो हम ही लोग हैं। तो मुझे इस काबिल बनना था। मैं अगर गांव में गोबर फेंक रही होती तो आज मैं पति के आश्रय होती, मैं उनसे किराया भाड़ा मांग के ही अपने मायके आती। लेकिन अब मुझे घंटे भर भी नहीं लगता है, स्कूटी उठा के फट से पापा क्या चली आती हूँ, चली जाती हूँ। अब मैं इतना आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ कि मुझे अभी और आगे 1.5 लाख 2 लाख की इनकम करनी है, ताकि मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकूं और अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकूं, एक अपने सपनों का घर बना सकूं। मैंने सब कुछ अपना डेट डिसाइड कर लिया है, मैंने डायरी भी मेंटेन कर लिया है। और मुझे एक चीज पता है, एक हाउस वाइफ, एक लड़की, एक औरत जब एक गृहस्थी का निर्माण कर सकती है तो वह पूरे समाज का निर्माण कर सकती है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा, क्योंकि एक औरत ही होती है जो चूल्हे से लेके, किचन से लेके, स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, राजनीति तक लेकर एक औरत अपना दर्जा निभा रही है। तो हम लोग को सिर्फ बिजनेस ही करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हर एक बहनों से यही कहना चाहेंगे कि बस आप अपने सपना रखिए, आपके पास एक सपना होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में आए किस लिए हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका सपना क्या है। और दूसरी चीज, ये जो सिस्टम है बड़ा प्यारा है, नाम मान सम्मान इज्जत बहुत मिलता है। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मैम कहलाने का बड़ा शौक था, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। और आज इंडस्ट्री का देन है, जूम पे भी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में कई बार मुझे लोगों ने देखा, और जब वो फिजिकल मीटिंग में बोले कि मैम एक सेल्फी, तो बड़ा खुशी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगा है। सेलिब्रेट की तरह हम लोग जाने जा रहे हैं, सेलिब्रिटी हम लोग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की पावर है, और ये सिस्टम ही है जो कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। क्योंकि इस लाइफ में जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, न टीचर बन सकते हैं, न ही हम डॉक्टर बन सकते हैं, न ही हम कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ आने के बाद एक नेटवर्कर जरूर बन सकते हैं, और यही अपने अंदर एक अपनी काबिलियत को जगानी है, अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है। थैंक यू मैम। तो मैंने इस चीज को सोचा कि नहीं यार, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि बाहर की दुनिया में मैंने देखा मैम कि औरतें औरतें का टांग खींचती हैं। घटना मेरे साथ हुई है, मेरे परिवार में हुई है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने के बाद मैंने सारे मैम को सुना, मधुसूदी मैम को मैंने सुना, पूजा अरोड़ा को मैंने सुना, हेमलता मैम को मैंने सुना, और संध्या मैम को मैंने सुना, क्षमा मैम को मैं रोज सुनती हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर तो इतना अच्छा है कि सभी औरतें एक औरतों का हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही हैं। बाहर की दुनिया में क्या है, औरतें औरतों का टांग खींचती हैं, बुराई करती हैं, शिकायत करती हैं। यहाँ आने के बाद हमारी थिंकिंग जो है चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और अगर कुदरत आपका परीक्षा ले रहा है तो इससे बिल्कुल हार न माने, क्योंकि वह आपको चेक करता है, वह उन्हीं को भी जिम्मेदारियां देता है जो हमारे कंधे मजबूत होते हैं और उन जिम्मेदारियों को उठाने लायक होते हैं। मैं बहुत जब कभी कभी रोती थी तो मेरे मम्मी पापा समझाते थे, तू घबरा मत, तू सीता है, सीता ने दोनों बच्चों को अकेले पाला है, और तू भी इतिहास रचेगी। यह मोटिवेशन उनका मुझे मिलता रहा। मेरे पापा एक लाइन और कहते हैं जो मुझे बहुत मेरे जीवन में, वह लाइन मोटिवेट मुझे करती है, कि ये समझो कि जब दुख का चरम सीमा हो, जब लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सोच लो सुख का दरवाजा खुलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये लाइनें मुझे काफी मोटिवेट करती रही, मैं अपने अंदर भरती रही। और मैंने एक लाइन चीज और मैंने अपने आप को महसूस किया कि तकदीर सबकी होती है। और मैंने एक लाइन में पढ़ा हुआ था कि तकदीर के खेल से नाज नहीं होती, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते,
और जिंदगी के खेल से कभी उदास मत होना है मेरे दोस्त। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मुझे लगा कि नहीं यार, सब कुछ बेकार मेरे साथ नहीं जाएगा, कभी ना कभी अपना समय जरूर बदलेगा। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा आप लोगों को, जब वो वहां पर प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, और आप लोगों को जब मैंने अपराजिता के रूप में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी यहाँ आना है, तो मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना है। मैं उसमें 1 PM में बैठना शुरू कर दी, 2 PM में मैं बैठना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपनी भी स्टोरी बतानी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, हम भी बहुत दुखी है। मैंने रजन साहू मैम को देखा और मैं उनसे काफी मोटिवेट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कहानी कुछ ना कुछ मेरे जैसे जरूर थी। और रजन साहू मैम को मैं सल्यूट मारती हूँ, और मैं उन्हीं को देखकर अपने अंदर फिर भरा कि नहीं, जब वो मैम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यह मंच हम महिलाओं के लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आदरणीय गुरु बीसी छावड़ा जी को बहुत कोटि कोटि में धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कंपनी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारी सीनियर अपराजिता मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हम बहनों को आगे बढ़ाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और हम बहनें भी आकर अपनी कहानियां कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी जो कहानी थी काफी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अपने जीवन में एक बात मायने रखता है बहुत, मैंने उनको सुना है, सतीश पंडित जी की वाइफ जो है मिलन पंडित जी, मुझे वह बहुत मतलब हार्ट टच करता है। क्योंकि हम जिस चीज के लिए सोचते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि अभी आप क्या हैं कैसे हैं, यह मायने नहीं रखता। आप क्या छोड़ के जाएंगे अपने परिवार के लिए, यह मायने रखता है। और इतना धूम मचा के काम करना, इतनी मेहनत करना है कि मेरे आने वाली जनरेशन को कहीं नौकरी के लिए धक्का ना खाना पड़े, इतना मेहनत करना है, इतना धूम मचा के काम करना है। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एक औरत ये सब कुछ मेहनत कर सकती है, क्योंकि एक औरत ही है जो जानती है ससुराल के लोगों को कैसे खुश करना है और मायके में भी कैसे करना है। वह हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, क्योंकि उसके पास जो है ना, कहते हैं कि 10 भुजा है, 8 भुजा है, दुर्गा काली, हर चीज का रूप दिया जाता है, सरस्वती। क्योंकि एक औरत जो है नर्स भी बन जाती है जब बच्चे बीमार होते हैं, बहू भी बन जाती है जब घर में जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, नौकरानी भी बढ़ जाती है जब घर में झाड़ू पोछा करना होता है, वो सारे काम अकेले हैंडल कर लेती है। तो मैं जानती हूँ कि एक औरत में बहुत बड़ी पावर होती है। और हम सभी औरतों को अपना समय, टाइम मैनेजमेंट करके बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि काफी औरतें हैं, मैंने देखा हुआ है उन लोगों को जो टीवी से अपना समय बर्बाद करते हैं। तो वहां समय न बर्बाद करके हम उसको थोड़ा 1 ही घंटा 2 ही घंटा अपने बिजनेस में लगाएंगे, तो हमारे पास एक पावर होगी और हमारे होंगे। क्योंकि पैसों की मेरे से बड़ा किसी ने नहीं झेला है। हाँ, सबकी इच्छाएं होती हैं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं, मैं अपनी बहन के लिए कुछ करूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। तो मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनना था, इसलिए मैं इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और आज मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, और मेरी एक अच्छी इनकम भी जनरेट हुई है, मान सम्मान भी बहुत मिलता है। और बात करने की स्किल्स तो मेरी इतनी ज्यादा डेवलप हुई। मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बताया कि जो भी पढ़ाई लिखाई रहा बहुत कम रहा, बट आज किसी के बीच में बैठने के बाद, चाहे सीएमओ हो, इसो हो, आई डोंट केयर, आई हैव कंप्लीट, उनको मैं हैंडल कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो जिस फील्ड का मास्टर है, मास्टर है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरसीएम का असली मास्टर मैं हूँ, न्यूट्रीचार्ज की असली मास्टर मैं हूँ। मुझे जो है सप्लीमेंट के बारे में जो नॉलेज मुझे है, जो कंपनी के बारे में नॉलेज है, जो मार्केटिंग प्लान का नॉलेज है, वो सब मेरे पास है, उसके पास नहीं है। अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, और अपने आप को एक नए सपनों के साथ, एक नई उड़ान के साथ अपने आप में ऊर्जा भरें, और आगे बढ़ें, और अपने सपनों को पूरा करें। तो थैंक यू सभी साथियों को। अगर मेरे तरफ से कोई ठेस लगी हो या मैंने कुछ अपशब्द निकल गया हो, तो मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आई हूँ, मेरे वाणी से अगर कुछ गलत निकला हो, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलूंगी।